नमस्कार। मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। न्यूज लॉन्चर के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे राजस्थान के राजनीति का। क्यों है महारानी यानी वसुंधरा नाराज? क्या कारण है कि इन 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके क्या समीकरण है? बीजेपी में क्यों मची है खलबली? कौन है वो राजस्थान के मंत्री जिन्होंने ये कसम खाई है कि यदि बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है तो वो अपना सर मुड़वा लेंगे, मूछ मुड़वा लेंगे? कौन है राजस्थान के राजनीति के वो बाबा जिनकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर? आज सभी इन विषयों पर चर्चा करेंगे और राजस्थान में कल होने जाने वाले 7 विधानसभा के उपचुनावों पे जो कल वोटिंग होगी उसका नतीजे क्या आएंगे? क्या है समीकरण? क्या गठबंधन जिन पार्टियों में लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, ऐसा क्या कारण है कि उपचुनाव में यह गठबंधन नहीं रहा? इन सभी विषयों पे हम आज इस खास कार्यक्रम न्यूज लॉन्चर के खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के राजनीति के वह नेत्री, वह महारानी जो अपने आप में राजस्थान के राजनीति में सबसे पॉपुलर, सबसे मजबूत नेताओं में उनका नाम आता है, वह नेत्री हैं वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे इन दिनों क्यों नाराज हैं? तब जब राजस्थान में 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और इन 7 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है जिसमें सरकार की और भाजपा की जो दाव है, दाव दाव मतलब जो प्रतिष्ठा है दाव पे लगी हुई है। वसुंधरा राजे प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर में है, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं उस प्रचार से गायब है। हालांकि वहां के जो प्रभारी हैं उनका ये मानना है कि मैं महामंत्री हूं और हमसे वसुंधरा राजे वरिष्ठ हैं, उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जब मैं खुद प्रचार में नहीं जा रहा हूं तो हमसे जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो कैसे जाएंगे? तो सवाल मेरा महामंत्री साहब से है कि वसुंधरा राजे से क्या बड़े नेता हैं भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं? वसुंधरा राजे से बड़े नेता हैं अर्जुन राम मेघवाल? वसुंधरा राजे से बड़े नेता हैं सतीश पूनिया? और वसुंधरा राजे का राजस्थान राजनीति में क्या महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा राजे वह नेत्री हैं जिनके बदौलत भाजपा सबसे अधिक सीट लाने का रिकॉर्ड वसुंधरा राजे के नाम का ही है। हालांकि राजस्थान के राजनीति में भैरव सिंह शेखावत को सबसे बड़ा नेता माना जाता रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे वह नेत्री हैं जो अपने लीडरशिप के बलबूते वह रिकॉर्ड कायम कर पाई जो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। तो वसुंधरा राजे क्यों गायब हैं? आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि वो अपने पुत्र दुष्यंत के लोकसभा झालावाड़ पाटन के अलावा वो कहीं बाहर नहीं गई। तो क्या वसुंधरा राजे को राजस्थान के राजनीति से, राष्ट्रीय राजनीति से मतलब गायब किया गया है? क्या लीडरशिप उनको पसंद नहीं करते हैं या वसुंधरा राजे खुद जो चुनावी समर से एक तरह से अपने आप को किनारा कर ली है? सवाल ये उठता है कि राजस्थान राजनीति में आज जितने भी नेता हैं, चाहे भजन लाल के बारे में आप जानते होंगे कि भजन लाल तो ये भी नहीं सोच रहे थे कि उनको सांगानेर से टिकट मिलेगा। वह तो जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई वो बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई हमको कम से कम विधायक टिकट तो मिल गया। मंत्री तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री का वो सपना भी नहीं देख रहे थे और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है भजन लाल शर्मा को। भजन लाल शर्मा के बारे में एक फैक्ट बताऊं आपको, जब वो एक किसी मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे, उस मोर्चा के हेड थे देवी सिंह भाटी, तब उनको 5,000 वोट भी नहीं आए थे। ऐसे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के राजनीति में वसुंधरा राजे
और जो जो भाजपा के जो दो बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनसे उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। क्या रिलेशन के आधार पे लीडरशिप दिया जाता है? क्या यदि किसी नेता बेहतर परफॉर्मर है लेकिन उनके संबंध शीर्ष लीडरशिप से नहीं है, तो क्या उनको लीडरशिप नहीं दी जाएगी? और इन दिनों तो चर्चा का विषय भी ये था कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने भी ये चर्चा सुना होगा। दो ऐसे लोगों का जो घोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह विरोधी रहे हैं, विरोधी के खेमा के माने जाते हैं। एक तो संजय जोशी, दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान में 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और आपके सबसे बड़े नेता, देखिए भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल केंद्र में मंत्री हैं, सतीश पूनिया, हालांकि सतीश पूनिया खुद आमेर से चुनाव हार गए, लेकिन हरियाणा में उनको जिम्मेवारी दी गई थी और हरियाणा में जो नतीजे आए हैं उसके आधार पर तो सतीश पूनिया को तो माना जाएगा कि सतीश पूनिया ने जो हरियाणा में कार्य किए वो अच्छे रहे। हालांकि हरियाणा के जीत का क्या कारण है आप भी जानते हैं। एक गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनकी प्रासंगिकता देखिए, अर्जुन राम मेघवाल के देखिए, तमाम लोगों का देखिए, और जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं उन सभी को गाए बगाए राजनीति में लाने वाले कोई नेत्री रही हैं वो वसुंधरा राजे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो सबसे बड़े मास कूलर नेता हैं राजस्थान के, उनको इस उपचुनाव से क्यों गायब कर दिया गया है? या खुद वसुंधरा राजे नाराज हैं क्योंकि जिस प्रकार से उनको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाया। लोग ये भी कहते हैं कि कई नेताओं ने तो सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी और इन लोगों के सामने में, लेकिन महारानी जो है वो सरेंडर करने में विश्वास नहीं रखती हैं। तो ये तमाम कारण है और वसुंधरा राजे की नाराजगी कहीं इन सीटों पे जो जिन 7 सीटों पे चुनाव हो रहा है उन सीटों पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी इन सीटों पे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। हालांकि ऐसा चर्चा है कि झुंझुनू में जिनको उम्मीदवार बनाया गया राजेंद्र भावर को, वो वसुंधरा राजे गुट के ही नेता हैं, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे राजस्थान के इस प्रदेश से महारानी का गायब होना अपने आप में ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि राजस्थान भाजपा में सब कुछ सामान्य सा नहीं चल रहा है। अब आते हैं उस मंत्री के बारे में। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने ये कसम खाई है कि यदि हम उपचुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में यदि अपने पार्टी उम्मीदवार को नहीं जिता पाए तो वो अपने मोच और सर के बाल छिलवा लेंगे। उस मंत्री का नाम है गजेंद्र सिंह खिपसर, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और खिपसर जो जहां उपचुनाव हो रही है, खिपसर एक विधानसभा क्षेत्र है। खिपसर वह विधानसभा क्षेत्र है जहां से हनुमान बेनीवाल 2023 में चुनाव जीत के आए थे और आपने देखा कि 2024 में हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद चुने गए, जिसके कारण ये सीट खाली हुई है। अब ये खिपसर में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा है और कनिका बेनीवाल के सामने में क्या कहते हैं, कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को उतारा है। वहीं बीजेपी ने रेवत राम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा है। रेवत राम डांगा वही है जो 2023 में हनुमान बेनीवाल से मात्र 2000 के आसपास मतों से चुनाव हार गए थे। आप 2000 के मार्जिन से, यानी बहुत ही क्लोज फाइट वहां देखने को मिला। 2008 से यदि आप चर्चा करें, 2008 से लगातार हनुमान बेनीवाल जीतते आ रहे हैं खिपसर से, और खिपसर एक तरह से हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता रहा है। अब जो व्यक्ति 2008 से लगातार चुनाव जीता आ रहा हो, बीच में उनके भाई नारायण बेनीवाल चुनाव जीते थे, जब हनुमान बेनीवाल 2019 में लोकसभा चुनाव नागौर से चुनाव जीते थे। नागौर और खिपसर जो है हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार
जैसा हनुमान बेनीवाल 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस ने वहां अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन खिवसर में बीजेपी और आरएलपी के बीच लड़ाई है। और सट्टा बाजार में चर्चा ये है कि वहां रेवत राम डांगा जो है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको बढ़त है। ये आश्चर्य है क्योंकि खिवसर जो है हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, जाटों का मतलब ये गढ़ माना जाता है, सबसे अधिक जाट मतदाता यहाँ है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है राजपूत मतदाताओं का, राजपूत मतदाता किधर जाते हैं, तो ये है खिवसर का हाल। अब खिवसर के नतीजे बहुत ही इन्फ्लुएंस डालेंगे राजस्थान के राजनीति में, क्योंकि यहाँ ज्योति मिर्धा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। यहाँ गजेंद्र सिंह जो खिवसर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं भजन लाल जी के कैबिनेट में, उन्होंने तो ये कंडीशन रख दिया है कि यदि मैं पार्टी को खिवसर में नहीं जिता पाया तो मैं सर और मूछ के जो बाल हैं वो मुड़वा लेंगे। आप देखिए क्या होता है। अब आते हैं राजस्थान के राजनीति में जिनको बाबा कहा जाता है, यानी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो भजन लाल शर्मा के कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं, उनके भाई को बीजेपी ने दौसा से उम्मीदवार बनाया है। और दौसा वह क्षेत्र है जहां किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट के बीच में रसाकसी देखने को मिलता है। एक मीणा समाज के नेता हैं, दूसरे जो है गुर्जर समाज के नेता हैं, और सचिन पायलट का गुर्जरों पे बड़ा प्रभाव रहा है। तो यहां कांग्रेस ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई यानी जगमोहन मीणा के विरुद्ध दीनदयाल बैरवा को उतारा है, जो एससी समाज से आते हैं। हालांकि यदि आप पहले के इतिहास देखें तो बीजेपी यहां ब्राह्मणों को टिकट दिया करती थी। एक बार शंकर लाल शर्मा, यदि मैं सही हूं, 2013 में, एग्जैक्ट 2013 में शंकर लाल शर्मा चुनाव जीते थे। लगातार 2 बार से शंकर लाल शर्मा हार रहे थे और किरोड़ीलाल मीणा इस बात से भी नाराज थे क्योंकि वो अपने भाई के लिए यानी जगमोहन मीणा के लिए कई बार से टिकट मांग रहे थे और पार्टी वहां टिकट नहीं दे रही थी। 2019 में आपने देखा भी कि दौसा से जो किरोड़ीलाल मीणा के जो विरोधी नेत्री थी उनको टिकट दिया गया था। तो किरोड़ीलाल मीणा हालांकि मीणा समाज के बड़े नेता हैं, आदिवासी समाज में उनका विशेष पकड़ है और वो संघर्षशील नेताओं में से माने जाते हैं। लेकिन बाबा, जिनको राजस्थान की राजनीति में बाबा कहा जाता है, बाबा की जो प्रतिष्ठा है दौसा में दांव पे लगी हुई है, कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। अब नतीजे क्या होंगे? डीसी मीणा बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं और सचिन पायलट के यात्रा के बाद, सचिन पायलट के सभा के बाद माहौल बदले हैं और यहाँ पे नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अब आता हूं रामगढ़। रामगढ़ में जो योगी आदित्यनाथ ने जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में दिया था, बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा है यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जो रामगढ़ है यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत है और मुस्लिम मतदाता यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्यन जुबेर खान यहाँ से विधायक हुआ करते थे कांग्रेस का, जिनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है, आर्यन जुबेर खान को, और बीजेपी ने सुखवंत सिंह को यहाँ से टिकट दिया है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस के प्रति है, इसमें देखने को नहीं, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ टीकाराम जूली से लेके भंवर जितेंद्र सिंह, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो दलित मतदाता है। यदि कांग्रेस मतलब गैर मुस्लिम वोटों का यदि 25 से 30% वोट भी अपने पक्ष में कर पाए तो नतीजे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी लड़ाई बहुत ही कांटे की है। सामाजिक समीकरण देखें तो कांग्रेस को यहाँ पे एज है, लेकिन यदि बटोगे तो कटोगे वाला फॉर्मूला यहाँ पे लागू हुआ तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। रामगढ़ के बाद आइए झुंझुनू जो है जाट बहुल एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो खेल
झुंझुनू झुंझुनू यदि मैं बोलता हूं तो आपको याद आता होगा ओला साहब, ओला परिवार का हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है। वीरेंद्र ओला के पिता शीशराम ओला राजस्थान के सबसे बड़े जाट नेताओं में से शुमार होते थे और वहां शीशराम ओला के पोते अमित ओला को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की परेशानी के सबब वहां पे राजेंद्र गुढ़ा है। राजेंद्र गुढ़ा आप जानते होंगे, राजेंद्र गुढ़ा अशोक गहलोत कैबिनेट में मिनिस्टर थे, बसपा से विधायक चुन के आए थे, उदयपुर बाटी विधानसभा से चुन के आते हैं, लेकिन उन्होंने झुंझुनू से निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और राजेंद्र गुढ़ा के एंट्री से झुंझुनू उपचुनाव में राजेंद्र गुढ़ा के एंट्री से खासकर दलित मुस्लिम का जो समीकरण है उसमें वो सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यदि दलित और मुस्लिम वोटों में यदि सेंध लगाने में सफल होते हैं तो फिर अमित ओला के लिए परेशानी का सबब होगा। हालांकि झुंझुनू जो है ओला परिवार का गढ़ माना जाता है और शीशराम ओला का जो कद रहा है कहने की जरूरत नहीं है और बीजेपी ने यहाँ राजेंद्र भामू को टिकट दिया है। राजेंद्र भामू वो कैंडिडेट हैं, इन जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे पैसे वाले करोड़पति उम्मीदवार हैं। राजेंद्र भामू के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकते हैं राजेंद्र गुढ़ा मुस्लिम तबके और दलित तबकों में कितना सेंध लगा पाते हैं और राजेंद्र गुढ़ा जो है प्रचार इन्हीं तबके में कर रहे हैं, दलितों में और मुस्लिमों में। और मुस्लिम वोट यदि बढ़ता है और दलित वोट बढ़ता है तो फिर अमित ओला के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं देवली उनियारा भी सचिन पायलट का गढ़ रहा है। सचिन पायलट यहीं से विधायक चुने जाते हैं। टोंक एक विधानसभा है, सवाई माधोपुर लोकसभा में एक विधानसभा है टोंक, वहीं से सचिन पायलट चुने जाते हैं और ये गुज्जर और मीना बहुल एरिया है। गुज्जर और मीना यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की परेशानी का सबब यह है, कांग्रेस ने केसी मीना को टिकट दिया है, जो हरीश चंद्र मीना जो वहां के सांसद हैं, राजस्थान के फॉर्मर डीजीपी रहे हैं। इनके भाई नमो नारायण मीना केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, कांग्रेस से सांसद और विधायक भी रहे हैं। हालांकि नमो नारायण मीना का ही टिकट काट के उनके भाई हरिश्चंद्र मीना को टिकट दिया गया था। लगातार 2 बार से सांसद वहां से मतलब चुने जा रहे हैं और हरीश चंद्र मीना जो हैं वो सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं। वहां यहाँ पे जो खेल क्या हुआ कि केसी मीना को टिकट दिया गया, जबकि प्रहलाद सिंह गुंजल जो हाल के दिनों में ही भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और कोटा में ओम बिरला के विरुद्ध चुनाव लड़ा, वो चाह रहे थे कि राजस्थान में एक युवा नेता है नरेश मीना जो कांग्रेस में इन दिनों थे और नरेश मीना एक एनर्जेटिक नेताओं में से उनका नाम आता है और मीना और ऐसी समाज में उनका मतलब ठीक ठाक पकड़ है। तो नरेश मीना को टिकट न देके हरिचंद मीना ने केसी मीना को टिकट दिया और अब नरेश मीना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और नरेश मीना के निर्दलीय चुनाव लड़ने से समीकरण कांग्रेस के थोड़ा सा बिगड़ सा गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लड़ाई निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीना से है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा सकती है। हालांकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वहां उनकी सांसद हैं, सचिन पायलट ने कई जनसभा वहां क्या उन्होंने किया है। यही स्थिति बीजेपी का भी है। बीजेपी ने राजेंद्र गुज्जर को टिकट दिया 2013 में। राजेंद्र गुज्जर यहाँ से विधायक थे, 2018 में वो चुनाव हार गए। यहाँ पे जो विजय बैसला हैं, कर्नल बैसला के जो पुत्र हैं और गुज्जर आंदोलन के जो करता धरता रहे हैं कर्नल बैसला, उन्हीं के पुत्र हैं विजय बैसला। और विजय बैसला 2024 लोकसभा चुनाव यहाँ से हार गए, उनका टिकट काट के राजेंद्र गुज्जर को दिया गया है। अब विजय बैसला कितना साथ देते हैं या विजय बैसला कितना विश्वासघात करते हैं, विजय बैसला का समर्थक क्या करता है, क्या विजय बैसला का समर्थक नरेश मीना को वोट ट्रांसफर
करवा पाते हैं, क्योंकि विजय बैंसला नाराज हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और बैंसला, कर्नल बैंसला परिवार का गुज्जर समाज में कितना इम्पैक्ट है ये कहने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ बीजेपी के बीच में भी रिफ्ट है, और कांग्रेस के जो बागी है नरेश मीना, और जिस प्रकार से नरेश मीना के रैली में भीड़ उमड़ के आ रहे हैं, अभी उन्होंने 2 दिन पहले रोड शो किया था, जबरदस्त रोड शो हुआ है। तो यहाँ जो मतलब एक तरफ बीजेपी में भी रिफ्ट है और कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उनको कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है पार्टी से। तो मुझे लगता है कि यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल जो अनुभव है कि नरेश मीना और इस राजेंद्र गुर्जर के बीच लड़ाई है। हो सकता है नरेश मीना और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है केसी मीना के जो डिवीजन वोटों का डिवीजन होगा, उसका फायदा राजेंद्र गुर्जर को मिल सकता है। यहाँ पे एससी मतदाता और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक पोजीशन में है। अब आते हैं आदिवासी जो बेल्ट, 2 बेल्ट हैं आदिवासी। एक 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 एक, एक विधानसभा का नाम है 84, दूसरा विधानसभा का नाम है आपको सलूमबर। और इन 2 विधानसभा क्षेत्र में नए एक पार्टी है जिसका उदय हुआ है। आपको याद होगा 84 से विधायक हुआ करते थे राजकुमार रोत, और राजकुमार रोत जो है डूंगरपुर से इस बार सांसद चुने गए हैं। और राजकुमार रोत वो नेता हैं जो 2023 में 65,000 के मार्जिन से चुनाव जीते थे। तो 84 सीट इन्हीं के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, और 84 में बाप ने यानी भारतीय आदिवासी पार्टी ने क्या कहते हैं आपको अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी कारीलाल जो वहां के मतलब जिला परिषद सदस्य हैं उनको दिया, ये भी युवा हैं। और कांग्रेस ने महेश रोट को दिया है जो सरपंच हैं और यूथ कांग्रेस से आते हैं और एनर्जेटिक नेता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि भारतीय आदिवासी पार्टी को एज है, क्योंकि आप लगातार 2 विधानसभा क्षेत्र के नतीजे देखेंगे तो बड़े मार्जिन से भारतीय आदिवासी पार्टी के जो नेता रहे हैं राजकुमार रोज चुनाव जीतते आ रहे हैं, और पिछले विधानसभा में भी 60-65 हजार के मार्जिन से चुनाव जीते थे, और लोकसभा में फिर वो सांसद चुने गए। इसी तरह सलमपुर जो है विधानसभा जो है वो भी आदिवासी बहुल एरिया है, और यहाँ अर्जुन क्या कहते हैं आपको अमित लाल मीना जो कांग्रेस बीजेपी के विधायक थे, उनके देहांत होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। और यहाँ बीजेपी ने उनकी पत्नी शांति देवी मीना को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस से क्या कहते हैं आपको रेशमा मीना को उम्मीदवार बनाया गया है, और भारतीय आदिवासी पार्टी ने जितेश कटारा को उम्मीदवार बनाया है। और यहाँ जो लड़ाई है आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग, कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई यहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच बनी हुई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री भी गए थे, कल मुख्यमंत्री प्रचार करने गए थे, माहौल भीड़ काफी था भजन लाल शर्मा जी की मीटिंग में। लेकिन मैंने 7 सीटों का आपको आंकड़ा रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के जो सबसे बड़ी नेता है, इन उपचुनाव जिन 7 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव में उनका एक भी कार्यक्रम न होना, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि बीजेपी में सब कुछ सामान्य सा नहीं है, और राजस्थान बीजेपी में कहीं न कहीं डिवीजन है। और राजस्थान बीजेपी में यदि इस प्रकार का डिवीजन रहा तो मुझे लगता है कि इसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, और क्या उपचुनाव के बाद कैबिनेट में रिसफल होगा। और मुझे लगता है कि केयूरीलाल मीना ये दबाव बना रहे हैं कि कम से कम उपचुनाव के बाद यदि उनके भाई चुनाव जीत जाते हैं जगमोहन मीना दौसा से, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और भाई को राज्य मंत्री बनाया जाए। यदि भजन लाल शर्मा यदि इन 7 सीटों में, हालांकि इन 7 सीटों में जो 4 हैं वो कांग्रेस के खाते के हैं, एक एक जो है बीएपी का है यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के जो राजकुमार रोत सांसद बने उनके जीतने के बाद जो सीट खाली हुई है वो है, और एक नंबर जो है बीजेपी के अमित लाल मीना के देहांत के बाद जो सीट रिक्त हुई थी वो है। यानी प्रतिष्ठा जो है कांग्रेस, हालांकि इस जो नतीजे आएंगे उस पर सरकार के
सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रतिष्ठा जो है कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। यदि भजन लाल शर्मा 7 में से यदि 3-4 सीट भी जीत जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा इज्जत बची रहेगी। यदि बीजेपी 2-3 सीट जीतने में असफल रहती है तो फिर भजन लाल के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो पार्टी को, सरकार को लीडरशिप देने में सफल नहीं रहे हैं। तो इंतजार कीजिए नतीजे आने का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।